दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और साइड में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं गुरसेवक सिंह, आपका फिजिक्स टीचर, आपके सामने आया हूँ फिर से 4 दिनों के लॉकडाउन के बाद। मतलब 4 दिनों की जो छुट्टियां थी हमारी ईद की, वो 4 दिनों के बाद मैं फिर से आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो होगी 11th क्लास के लिए। और आज अपना एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, वो है वैक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स के बारे में उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, बट वो बहुत थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। आपको बस इतना बता दिया जाता है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो वेक्टर्स कहलाई जाती है ना। तो वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्शन होती है, साथ में साथ उसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है। ये कुछ आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब जो पढ़ेंगे वो थोड़ा डीप जाके पढ़ेंगे कि वेक्टर्स वेक्टर्स के टाइप्स क्या होते हैं, वेक्टर्स के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे लगते हैं, उनको ऐड कैसे करा जाता है, उनको मल्टीप्लाई कैसे करा जाता है, ये सब अपने लोग अब 11th क्लास में स्टडी करेंगे। तो कॉपी पेन साथ में रखिए, है ना। और हो सके तो साथ में नोट्स बनाते रहिए, नहीं तो अगर सुन लेंगे तो वो सबसे अच्छे नोट्स होते हैं ना। लिसनिंग टू द टीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन लर्निंग एनीथिंग, सीरियसली। ठीक है, अगर आप सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लर्न होता जाएगा, नोट्स की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये है कि फिर आपको बाद में जब भी रिवाइज करना होगा तो बुक की सहायता लेनी पड़ेगी या फिर से दोबारा से वीडियो देखनी पड़ेगी। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। टॉपिक इज वेक्टर्स। तो वेक्टर्स की सिंपल डेफिनेशन क्या होता है? एनी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी which have its magnitude and direction is said to be a vector quantity। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी में इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? सपोज अगर मैं मान लेता हूँ ए कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस ए वेक्टर क्वांटिटी को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो सर क्या मैं सिंपल ए लिखूं तो काम चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंपल ए स्टैंड्स फॉर ए फॉर एप्पल, नथिंग एल्स। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये ए किसी पर्टिकुलर वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, तो सिंपली क्या करिए, ए के ऊपर एक वेक्टर का साइन लगाना होता है और वो साइन क्या होता है? एरो, एरो हेड। ठीक है, आपने क्या करना है, एक एरो आपने प्लेस कर देनी है ए के ऊपर, तो इट विल रिप्रेजेंट दैट ए इज अ सॉर्ट ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये ए कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है वो हमें अभी नहीं पता। वो हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो, वो हो सकता है आप खुद एज्यूम करो कि वो किस पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब जब मैं बात कर रहा हूँ कि एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, तो उसके अंदर होता क्या क्या है? तो ए वेक्टर के अंदर होगा एक तो उसका मैग्नीट्यूड, क्या होगा? एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने लोग क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। क्या होता है वो? यूनिट वेक्टर। तो ये भी आपने याद रखना है कि यूनिट वेक्टर इज बेसिकली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जाता है? ए के ऊपर टोपी लगा दो, जिसको आप ए कैप भी बोलते हो। क्या बोलते हो? ए कैप। तो ये बेसिकली क्या है, इसको या तो कैप बोला जाता है या हैट बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अब ज्यादातर अपने लोग क्या बोलते हैं? इसको कैप बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? जो भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसी ए के ऊपर क्या लगा दो? कैप लगा दो, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है? यूनिट वेक्टर बन जाती है। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर आपके कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब देखा जाए 3 टाइप के ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास कोऑर्डिनेट्स रहते हैं। कौन कौन से? एक्स, वाई और जेड। तो इन एक्स, वाई और जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो उन 3 यूनिट वेक्टर्स को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करा जाता है तो वो भी देख लीजिए। एक्स एक्सिस के लिए एक यूनिट वेक्टर अलग होता है, ठीक। वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर अलग होता है और जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर अलग होता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। क्या होता है? आई कैप। बड़ी सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखना। वाई एक्सिस के लिए होता है जे कैप। ठीक है, तो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप होता है। ठीक है, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है के कैप। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी सिंपल सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है और यही आगे जाके आपके काम आने वाली है। तो ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि ए वेक्टर कोई एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी मुझे डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड समथिंग बताता है उसकी सर्टेन वैल्यू। ये ए जो है यहाँ पर, ये मैग्नीट्यूड है, ये इसकी कोई एक सर्टेन वैल्यू बताएगा। बोले तो 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो अगर मैं ए वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ए यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड बताता है,
तो उस मैग्नीट्यूड को मैंने लिख दिया 2, कहने का 2 मीटर्स या 2 सेंटीमीटर या 2 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर ए कैप कोई एक पर्टिकुलर वेक्टर उठाइए और यहाँ पर पुट कर दीजिए, सपोज आई टेक इट एज आई कैप। तो ए वेक्टर यहाँ पर क्या बता रहा है, ए वेक्टर बता रहा है कि 2 इज द मैग्नीट्यूड, आई कैप इज द डायरेक्शन दैट इज इन अलोंग एक्स एक्सिस। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीटर्स, तो ऑटोमेटिकली इट इज अंडरस्टूड दैट दिस ए वेक्टर इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इफ आई राइट इट डाउन एज 2 आई कैप इज इक्वल टू न्यूटन्स, तो इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड दैट दिस ए वेक्टर इज अ फोर्स, ये एक फोर्स है जिसमें ये 2 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है। एक सिंपल सी भाषा है, आप ये समझ सकते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। अगर मैं लिख देता हूं 2j कैप, तो 2j कैप आपके पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है। बस ये बता सकता हूँ कोई एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और एक्ट हो रही है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। बट जब तक आप उसका यूनिट नहीं लिखेंगे मैं उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नहीं बता पाऊंगा। तो सपोज अगर मैं लिख देता हूँ 2j कैप न्यूटन्स, तो ऑटोमेटिकली इट इज अंडरस्टूड दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ फोर्स। बड़ी सिंपल सी चीज है यार, तो आप वेक्टर से ज्यादा घबराइएगा मत, इतना ही आसान है, आगे जाके भी आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, उसके लिए डरना मत, मैं इजी करवा दूंगा, बट भरोसा रखना और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखा करो, बिल्कुल कुछ भी स्किप करने की जरूरत नहीं है, फालतू नहीं बोलता हूँ मैं, है ना, ये तो आपको भी पता है। बस सारा देखना, बिल्कुल अंत तक देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास आ गया एक वेक्टर, वेक्टर के पास आपके पास होता है मैग्नीट्यूड, होती है उसकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शंस कौन कौन सी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है आई कैप, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है जे कैप, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है के कैप। सपोज सर अगर फोर्स एक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी, फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो और भी आसान बात है, ये इसमें घबराने वाली बात नहीं है। देखिए सपोज ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट प्लेन में आपका जो फोर्स है वो समथिंग इधर लग रहा है, ठीक। ये आपके पास कोई कोऑर्डिनेट है एक्स वाई का, ठीक है, और वो लग रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर ये पर्टिकुलर कोई फोर्स एफ है, तो पहला काम क्या करना होता है बेटा, इस फोर्स को रिजॉल्व करना होता है दोस्तों में, इस फोर्स को रिजॉल्व करना था 200 में। कैसे पता चलेगा, सपोज अगर ये 2 न्यूटन का फोर्स है, तो 2 न्यूटन का जो फोर्स है इसको आप रिजॉल्व करोगे 200 में, तो रिजॉल्व करने का तरीका क्या होता है भाई, आप खुद सोचिए ना कि अगर ये एक एक्स एक्सिस है, ये एक वाई एक्सिस है, ठीक है, और मैं एक कुर्सी यहाँ पे एक ओरिजिन पे लेके खड़ा हुआ हूँ, अब मैं उसको खींचना शुरू कर दूं या धकेलना शुरू कर दूं एक्स और वाई के प्लेन में, ठीक है, तो इसका मतलब मैं उस कुर्सी को वाई की एक्सेस में भी लेके जा रहा हूँ और एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में भी लेके जा रहा हूँ। तो इसका मतलब उस फोर्स में 2 कंपोनेंट्स हैं, कहने का मतलब वो 2 काम कर रहा है। एक फोर्स काम कर रहा है वाई एक्सेस की तरफ लेके जाने में, एक फोर्स काम कर रहा है एक्स एक्सेस की तरफ लेके जाने में। तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि कितना फोर्स एक्स एक्सेस की तरफ लेके जा रहा है और कितना फोर्स उसमें से वाई एक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। तो ये बड़ा आसान सा काम है, सिंपली क्या करना होता है, इसमें एक टॉपिक होता है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। क्या होता है, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। तो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का मतलब बेसिकली क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स 2 कंपोनेंट्स। डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग नहीं, स्प्लिटिंग, थूकने का ही हमेशा मतलब रहता है, स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स 2 कंपोनेंट्स। तो 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से बनेंगे भाई, एक हो गया एक्स एक्सिस के अलावा, एक हो गया वाई एक्सिस के अलावा। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, किसी भी एक एक्सिस के अलावा उसका एंगल पता करना होगा। सपोज मुझे एंगल पता चल गया एक्स एक्सिस के अलावा का, तो यहाँ पर एफ का एक एंगल एक्स के साथ है, तो वो आपका फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, जो भी होगा वो होगा एफ एक्स। क्या होगा, एफ एक्स, ठीक है। और दूसरा फोर्स उसमें से लगेगा वो होगा एफ वाई, हो जाएगा वाई के डायरेक्शन में, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा भाई एफ का एफ एक्स क्या है और एफ का एफ वाई क्या है, तो सिंपली क्या करिए, ये आपके पास फोर्स, ये आपका वो एंगल थीटा, और यहां से आपने क्या करा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब आपके पास फोर्स एफ की वैल्यू है, ठीक, और एंगल थीटा की वैल्यू है। आपको ये वाला एक हिस्सा पता करना है, ठीक। ये हिस्सा पता करने का तरीका क्या है, अब ए बी सी आपके पास जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपके पास हाइपोटेन्यूज है, आपके पास एंगल है, आपको बेस पता करना है। सिंपल है, क्या पता कर, कैसे करोगे, cos थीटा इज इक्वल टू
बेस, ये आपके पास जो बेस है इसको आप लिख लीजिए एफ एक्स, ठीक है। आपके पास जो बेस है एफ एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है एफ, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी एफ कॉस थीटा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसी सेम टाइम पर आपको परपेंडिकुलर भी पता करना है कि वो एफ वाई की तरफ क्या है, तो एफ वाई की तरफ ये वाला पार्ट था जिसको आप एफ वाई इस तरह से मेंशन कर सकते हो। तो आपको एक ट्रायंगल गिवन है, इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है, इस ट्रायंगल में थीटा एंगल है, आपको परपेंडिकुलर पता करना है, तो क्या यूज करोगे साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू एफ वाई अपॉन परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूज दैट इज एफ, तो एफ वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी एफ साइन थीटा, ठीक। तो रेजोल्यूशन आपने कर दिया है वेक्टर का। तो कंपोनेंट्स को रिजोल्व करने के बाद आपको एफ एक्स की वैल्यू क्या मिली, एफ एक्स की वैल्यू मिल जाती है एफ कॉस थीटा। क्लियर, एफ वाई की वैल्यू क्या मिली, एफ वाई की वैल्यू मिली एफ साइन थीटा, ठीक। अब देखिए, अब आपने इसको रिप्रेजेंट करना है एक वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर एफ वेक्टर की जो वैल्यू होगी, जो सिंपली पहले 2 न्यूटन थी, ठीक है, वो उसका मैग्नीट्यूड था। अब अगर आप इसको रिजॉल्व करके लिखना चाहते हो वेक्टर के फॉर्म में, तो आप क्या लिखोगे, जो एफ कॉस थीटा है वो लग रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक, प्लस और जो एफ साइन थीटा है वो लग रहा है जे कैप के लॉन्ग, दैट इज वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। तो बड़ा आसान सा काम है कि आप एक पर्टिकुलर वेक्टर को पहले तो रिजॉल्व करिए, उसे रिजॉल्व करने के बाद उसको एक वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो कन्वर्ट करने का तरीका ये है। तो दैट इज एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जी कैप, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपको जस्ट मैग्नीट्यूड गिवन था, ठीक है, और उसका एंगल गिवन था एक्स एक्सिस के साथ। आपने कंप्लीटली क्या करा, उस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हो सकता है कि वेक्टर फॉर्म में गिवन हो और आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पूछा जाए, फिर उस केस में क्या करोगे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, तब भी हो जाएगा। देखिए, जैसे आपको सपोज यही चीज गिवन थी, ठीक है, तो आपने फिर से क्या करना है, कोऑर्डिनेट फॉर्म ड्रॉ करना है। कोऑर्डिनेट फॉर्म ड्रॉ करने के बाद आपको क्या गिवन है, एफ cos थीटा लग रहा है किधर की तरफ, एफ cos थीटा लग रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। एफ cos थीटा इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। एफ sin थीटा दिख रहा है किधर की तरफ लग रहा है, वो लग रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, तो दिस बिकम्स एफ sin थीटा, ठीक है। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। जैसे मैग्नीट्यूड पहले क्या था, 2 न्यूटन था, ठीक है। अब बेसिकली वो 2 न्यूटन की वैल्यू में यहाँ पर अगर आप उसको डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट नहीं, अगर आप उसको रिजॉल्व करके अलग अलग मेंशन करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको एंगल थीटा की वैल्यू चाहिए, बस हो जाएगा। जैसे अगर आपको यहाँ पर एफ cos थीटा से थीटा मिल जाए, एफ की वैल्यू आपको पता है 2 न्यूटन, तो ऑटोमेटिकली ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू पता चल जाए, एफ की वैल्यू आपको गिवन है 2 न्यूटन, तो आपको ये एफ वाई की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। सपोज मैं मान लेता हूँ थीटा मेरे पास क्या है 30 डिग्री से, क्या है 30 डिग्री। अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री लगा देता हूँ, तो ध्यान से देखिए एफ एक्स जो आपके पास एफ कॉस थीटा है उसकी वैल्यू क्या मिलती है, तो एफ की वैल्यू 2 कॉस थीटा कितना होता है बेटा, आपके पास होता है √3/2, तो इससे कैंसिल हो गया, तो क्या मिला एफ एक्स इज इक्वल टू √3। तो आपके पास यहाँ पर एफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है √3। तो ध्यान से देखिए, जो एफ वेक्टर था उसमें एफ cos थीटा की वैल्यू √3 i कैप प्लस, ठीक है। अब आपको अगर एफ साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो एफ साइन थीटा देखिए कैसे मिलेगा, तो एफ की वैल्यू 2 और साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 होता है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 बिकम्स 2 से 2 कैंसिल, तो 1 न्यूटन। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर इसमें से एफ साइन थीटा आपका कितना है, कंप्लीटली 1 न्यूटन, तो यहाँ पर मिला 1 जे कैप। अब आप खुद सोचिए कि 2 न्यूटन में से √3 चला गया इधर, ठीक है, 1 न्यूटन चला गया इधर। अब आप अगर आप ये सोच रहे होंगे तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो 2 न्यूटन नहीं, तो एक बात आपको मैं बता दूं कि वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड नहीं करा जाता है, ठीक है। वेक्टर्स को ऐड करने के कुछ वेक्टर फॉर्म होते हैं, वो आगे आप आगे पढ़ोगे। बट अगर मैं यहाँ पर आपको ये भी दिखा दूं कि अगर आपके पास एक वेक्टर की इक्वेशन गिवन है और वहां से आप उसका रिजल्टेंट निकालना चाहते हो, जैसे मेरे पास एफ cos थीटा गिवन है, ठीक है, मेरे पास एफ साइन थीटा गिवन है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये एफ, मैं ये कैसे निकाल सकता हूँ, तो फिर से आप क्या करोगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल में ये वाली जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एफ साइन थीटा को, ठीक, और ये वाली जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एफ cos थीटा को, ठीक है। एफ cos थीटा की वैल्यू कितनी है, एफ cos थीटा की वैल्यू ध्यान से देखिए कितनी है √3, ठीक है, कितनी है √3, ठीक। एफ साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, एफ साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1,
ठीक, अब आप निकालना चाहते हो ये एफ की वैल्यू। अब आप खुद सोचिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। जब मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट करा था तो एफ की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, ठीक है। अब मैं अगर निकालना चाहूँ फिर से इस एफ की वैल्यू, तो √3 और 1 की हेल्प से मैं ये निकाल सकता हूँ। कैसे? इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है, ये आपके पास है हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और उसका कर दिया जाए रूट, ठीक। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 का स्क्वायर और बेस की वैल्यू है √3 का होल स्क्वायर। तो ऑटोमेटिकली व्हाट आर वी गोइंग टू गेट इज 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट बिकम्स, सॉरी 3 का स्क्वायर नहीं, √3 का स्क्वायर 3 आ गया। तो क्या मिलता है, √4, वो कितना हो जाता है 2। तो ऑटोमेटिकली आपके पास अगर मैग्नीट्यूड और एंगल गिवन है, आप कंपोनेंट्स निकाल सकते हो, और अगर आपको कंपोनेंट्स गिवन है तो आप उसका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो। तो ये बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, या समझ लो एक कंसेप्ट है कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हो। वेक्टर्स अगर दो डिफरेंट डायरेक्शंस में है तो उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, और अगर रेजोल्यूशन गिवन है तो उसको सिंगल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके सामने कंप्लीट एक प्रोसीजर गिवन है वेक्टर्स को समझने का, ये आप समझ लीजिए। आपको आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। टफ तो नहीं लग रहा ना? और लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा लिखिए जरूर कि सर ये पार्ट नहीं समझ में आया, तो हो तभी मैं अगली वीडियोस में आपको समझा पाऊंगा कि उस पार्ट में क्या था कि जो आपको समझ में नहीं आया, और उसको और इजी कैसे करा जा सकता है। कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है कि आप अपनी क्वेरीज को वहाँ पे रख सकें, ठीक है। अब सॉरी, अब आपके पास जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स वो समझिए, और इस वीडियो को फिर खत्म करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में आपके पास बड़े सिंपल सिंपल से टाइप्स होते हैं। पहला जैसे हो गया आपके पास पोजीशन वेक्टर, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर, नल वेक्टर, ठीक है। इन सबको मैं एक एक करके समझाऊंगा। तो अब देखिएगा पहले तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, सेम लाइन में हो और सेम डायरेक्शन हो उनकी, और सेम लाइन में हो और अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे पर्टिकुलर वेक्टर्स को कहा जाता है कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। तो एरोज बेसिकली क्या है, ये एरोज एक वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर, ये कोलिनियर है। ए वेक्टर बी वेक्टर, ये भी कोलिनियर है। ए वेक्टर बी वेक्टर, ये भी कोलिनियर है, ठीक है। तो पैरेलल हो, सेम लाइन में, सेम लाइन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, सेम लाइन में हो बट अपोजिट डायरेक्शन में हो, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। वो सारे के सारे वेक्टर्स क्या माने जाते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। फिर को इनिशियल वेक्टर्स, फिर आती है बात को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हो, मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, सबका इनिशियल पॉइंट जो पर्टिकुलर क्या कह सकते हैं, उनका टेल क्या है, एक ही जगह पर। अब मैंने एक चीज नहीं बताई यहाँ पर कि वेक्टर्स के पास क्या होता है, एक होती है हेड, एक होती है टेल। तो जैसे एक एरो है ना, ये हेड हो गया और ये टेल हो गई, तो ऑटोमेटिकली दिस कंप्लीट फॉर्म्स अ वेक्टर। तो ये इसको बोलूंगा मैं टेल और इसको बोलूंगा मैं हेड, ठीक है। तो अगर को इनिशियल में सारे के सारे टेल्स एक जगह पर हो तो ऐसे वेक्टर्स को नाम दे दिया जाता है को इनिशियल। और अगर मैं बोलता हूँ को टर्मिनस, अगर मैं बोलता हूँ को टर्मिनस वेक्टर्स, तो को टर्मिनस वेक्टर्स में क्या होगा, सारे के सारे जो हेड्स होंगे वो एक जगह पर होंगे। इतनी सी बात समझ लीजिए कि उनका एंडिंग पॉइंट वो सेम होगा। अगर इनिशियल पॉइंट सेम है तो को इनिशियल, एंडिंग पॉइंट सेम है तो वो को टर्मिनस हो गया, ठीक है। फिर फोर्थ आता है को प्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, को प्लेनर वेक्टर्स। तो को प्लेनर वेक्टर्स में क्या होता है, जैसे आपके पास ये एक प्लेन है ना, दैट इज एक्स वाई प्लेन, ठीक है। इसी प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होंगे, जितने भी वेक्टर्स होंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, अगर वो एक्स और वाई के प्लेन में ही लाई कर रहे हैं तो वो सारे के सारे वेक्टर्स क्या माने जाएंगे, वो सारे के सारे होंगे को प्लेनर वेक्टर्स। सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो काफ़ी पूछे जाते हैं और 12th क्लास तक वो आपका साथ नहीं छोड़ते हैं।
तो उनका कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इज पोजीशन वेक्टर, और इसको अच्छे से समझिएगा, मैं इसको बहुत डीपली जाके बताऊंगा। तो पोजीशन वेक्टर, सपोज ये एक पर्टिकुलर वेक्टर की पोजीशन है 2,3, ठीक है, और ये किसी एक्स वाई प्लेन में। तो इस पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या कहा जाता है कि ये पर्टिकुलर वेक्टर आपको ड्रॉ करना है जिसका इनिशियल पॉइंट हमेशा क्या हो, ओरिजिन। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन होगा, तो वो पर्टिकुलर वेक्टर को क्या कहा जाता है, पोजीशन वेक्टर कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर पी वेक्टर जो आपके पास है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो अब देखिए 2,3, तो एक्स कॉमा वाई होता है ना कोऑर्डिनेट, जिसका मतलब दो जो उसका मैग्नीट्यूड है वो एक्स एक्सेस के अलोंग है, 3 जो उसका मैग्नीट्यूड है वो वाई एक्सेस के अलोंग है। तो इसके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं। इससे थोड़ा सा पीछे जाइए, जब मैंने फोर्स का कंसेप्ट बताया था कि जब दो कोऑर्डिनेट्स होंगे तो उसको रिजल्टेंट एक वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दो जो एक्ट कर रहा है वो एक्ट कर रहा है एक्स एक्सेस के अलोंग, तो वो बन जाता है 2y कैप, और जो 3 एक्ट कर रहा है वो एक्ट कर रहा है वाई एक्सेस के अलोंग, तो वो बन जाता है 3j कैप। अब करना क्या है, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है विद देयर डायरेक्शंस, ठीक है। डायरेक्शंस को ऐड करने के बाद आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, और रिजल्टेंट के लिए याद होगा मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करा था, बट आगे जाके जब कोई और एंगल होगा, परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, बट कोई और एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम का जो वो है बेसिक जो डेरिवेशन है, जो मैं आगे जाके करवाऊंगा, इसमें सारे के सारे एंगल्स इंक्लूड होते हैं, वो आपको आगे जाके पता चलेगा, तो उसके थ्रू आप कर पाओगे। यहाँ पर ये एक पोजीशन वेक्टर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है 2,3 एक पर्टिकुलर वेक्टर की पोजीशन को, और जिसका इनिशियल पॉइंट कहाँ होता है, हमेशा ओरिजिन होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे बात करता हूँ एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है कि सपोज दो पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है, एक हो गया P1 वेक्टर, एक हो गया P2 वेक्टर, ठीक है, दो पोजीशन वेक्टर्स आपके पास है। अब इन दो पोजीशन वेक्टर्स के बीच का जो ये पाथ है, इस पाथ को अगर आप मेजर करना चाहती हो तो सिंपली क्या चाहिए आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो डी वेक्टर है, अगर आप वो निकालना चाहते हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, आपको पोजीशन वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। आपको मैं करके दिखा देता हूँ। सपोज ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट हो गया 1,2 और ये हो गया 2,1, ठीक है। अब अगर आपको P1 वेक्टर की वैल्यू चाहिए तो P1 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, 1 i कैप प्लस 2j कैप, और P2 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, 2i कैप प्लस 1j कैप, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैंने कोऑर्डिनेट से ही पोजीशन वेक्टर बनाया जैसे मैंने यहाँ बनाया था। अब करना क्या है, P2 वेक्टर में से P1 वेक्टर को माइनस कर देना है, इनिशियल में से सॉरी फाइनल में से इनिशियल। तो P2 वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप प्लस 1j कैप, तो 1j कैप को जस्ट j कैप ले लिखिए, माइनस P1 वेक्टर की वैल्यू i कैप प्लस 2j कैप, क्लियर है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 2i कैप प्लस j कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप। अब इसको आप सॉल्व करके देखिए क्या आता है आपके पास, i कैप माइनस j कैप, दैट बिकम्स व्हाट, दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो दो पोजीशन वेक्टर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आप इजीली पता कर सकते हो, कैसे, उन्हीं दो पोजीशन वेक्टर्स को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आज के लिए काफ़ी है, ठीक है, होपफुली समझ में आया, और नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो, अगली वीडियोस में मैं इस कंसेप्ट को दोबारा बता सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप प्रोवाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि लॉकडाउन पता नहीं अभी कब तक चलेगा, तो घर विले नहीं बैठना, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।